आईसीयू वैसे भी एज ए लेमैन हमारे लिए डरावनी चीज होती है कि आईसीयू में है। क्या होता है एनआईसीयू में, क्या करते हैं हमारे बच्चे के साथ एनआईसीयू में? कारण क्या था, इस बेबी को क्यों चोट लगी, बेबी को ब्लड सप्लाई कम मिला कि ब्रेन के अंदर कुछ क्लॉट बन जाता है। बेबी का ब्रेन बहुत फ्रेजाइल है, बहुत ही डेलिकेट है। क्या ऑब्जर्वेशन होने चाहिए? बच्चा रो नहीं रहा है, सुस्त पड़ा है, तो वो एक रेड फ्लैग है। छोटे बच्चों में स्ट्रोक होता है? हो सकता है, वो बहुत ट्रॉमेटिक होता है पेरेंट्स के लिए, स्पेशली मदर के लिए। मेरा बच्चा अगर एनआईसीयू में है तो मतलब क्या होगा उसका? घबराना नहीं चाहिए, हम अपने बेबी को 100% प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि डर के आगे जीत है। जनरली बच्चे बहुत अच्छे रिकवर करते हैं। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमर अणे, आपका पॉडकास्ट होस्ट, और आप सभी का स्वागत है एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी प्रेजेंटिंग न्यूरो पॉडकास्ट में, पावर्ड बाय लाइनक्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों न्यूरो पॉडकास्ट सीरीज का ये तीसरा पॉडकास्ट है जिसमें हमने डिस्कस किया है पेरिनेटल ब्रेन इंजरीज एंड एनआईसीयू। हर पेरेंट्स जब उनको पता चलता है कि उनका बच्चा एनआईसीयू में है और उसको ब्रेन इंजरीज हुई है तो वो बोलते हैं कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ, ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ है। और एक डर मन में बन जाता है कि भैया ये तो मेरा बच्चा आईसीयू में चला गया, एनआईसीयू में चला गया। लेकिन क्या ये एनआईसीयू सच में डराने वाला है? पेरिनेटल यानी बच्चों को जन्म के साथ कोई ब्रेन इंजुरीज होती है और इन ब्रेन इंजुरीज पे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, इन विषयों पे डिस्कस करने के लिए हमारे इस पॉडकास्ट में थे इंदौर के जाने माने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक जोइथराम हॉस्पिटल के एचओडी डॉक्टर गौरी राव पासी। और हमने उनके साथ डिस्कस किया कि आईसीयू में अगर बच्चा गया, हाँ बेशक ये डरने की बात हो सकती है, लेकिन हमको कितना डरना चाहिए, क्या सिम्टम्स हमें ऑब्जर्व करने चाहिए हमारे नवजात शिशु में कि उसको हम प्रिसाइजली डॉक्टर के पास ले जा सके। और इस डर को कम करने के लिए उन्होंने हमें कुछ टिप्स दिए और हमारा हौसला बुलंद किया। यह पॉडकास्ट अंत तक देखिए। एनआईसीयू एंड पेरिनेटल ब्रेन इंजरीज के बारे में आपको एक अवेयरनेस मैसेज मिलेगा जिससे आपका एनआईसीयू के प्रति डर कम होने में मदद होगी। चलिए पॉडकास्ट को शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। मैम नमस्ते, वेलकम टू पॉडकास्ट। आज का हमारा टॉपिक है पेरिनेटल ब्रेन इंजरीज एंड एनआईसीयू। बेसिकली इसमें दो टर्म्स है, पेरिनेटल ब्रेन इंजरीज एंड एनआईसीयू। तो हम स्टार्ट करते हैं पेरिनेटल ब्रेन इंजरीज से। वैसे इस कंसेप्ट के बारे में एज ए लेमैन आई एम नॉट वेरी मच अवेयर, तो थोड़ा आपको शायद मेहनत लग सकता है मुझे बताने के लिए। लेकिन व्हाट इज पेरिनेटल ब्रेन इंजरीज, उसमें 3 टर्म्स है, तीनों टर्म आप एक्सप्लेन कीजिएगा। तो पेरिनेटल का मतलब है अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ। अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ, ओके। इसका मतलब है कि जस्ट बिफोर बर्थ हो सकता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ हो सकता है, और जस्ट आफ्टर बर्थ भी हो सकता है। ओके, तीनों चीजों को मिला के पेरिनेटल बर्थ इंजरी बोलते हैं। ओके। तो पेरिनेटल मैंने समझाया कि जस्ट पहले, ड्यूरिंग या आफ्टर हो सकता है। बर्थ मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बेबी कमिंग आउट ऑफ द वूम, जैसे बच्चा मदर के यूट्रस से बाहर निकलता है, वो बर्थ है। एंड इंजरी है कि अगर उस टाइम पे बेबी के ब्रेन पे कुछ भी चोट लगे किसी भी तरह से, उसको हम कहते हैं पेरिनेटल बर्थ इंजरीज। ओके मैम, इसके कोई क्लासिफिकेशन है कि किस तरह की पेरिनेटल ब्रेन इंजरीज होती है? बहुत तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। आप टाइमिंग से क्लासिफाई कर सकते हैं, ओके, पहले हुआ, ड्यूरिंग हुआ, बाद में हुआ। ओके। या आप कॉज से क्लासिफाई कर सकते हैं कि कारण क्या था, इस बेबी को क्यों चोट लगी। तो कारण हो सकता है कि डिलीवरी के टाइम पे बेबी को ब्लड सप्लाई कम मिला। ये हो सकता है कि जब बेबी पैदा हुआ उसके बाद उसके ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन चला गया। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेन के अंदर कुछ क्लॉट बन जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है ब्लीडिंग हो जाता है ब्रेन के अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी को शुगर कम मिलता है, ओके, शुगर सप्लाई कम मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। ओके। मैम पेरिनेटल ब्रेन इंजरीज का अभी जैसा आपने कहा कि प्री
ड्यूरिंग एंड आफ्टर। जी तो प्री तो हम पता नहीं, अभी मैं सिम्टम्स के बारे में पूछूंगा या क्या ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए। तो प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट क्या ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए तीनों? एक्चुअली वो टाइमिंग इतना फास्ट होता है हाँ तो बहुत डिफिकल्ट होता है बताना हाँ। कि पहले से प्रॉब्लम हुआ, ड्यूरिंग हुआ या आफ्टर। इसीलिए एक अम्ब्रेला टर्म बना दिया है, क्योंकि हमको किसी को पता नहीं है कि कब हुआ, कब हुआ? डिलीवरी के बाद हुआ, पहले हुआ, ये हम्म। काफी कंफ्यूजन रहता है कि कब हुआ। ओके। इसीलिए एक अम्ब्रेला टर्म बनाया कि पेरिनेटल सिम्टम्स। जैसे मैम इसमें डायग्नोसिस में हम्म पेरेंट्स का रोल होता है, बाकी एडीएचडी में, एपिलेप्सी में, जी कि वो पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ बच्चा को ऐसे फिट्स आ रहे हैं या फिर वो शांत है। जी इसमें पेरेंट्स का कुछ रोल है कि ऑब्जर्व करने के एंगल से, कि डॉक्टर हमेशा पेरेंट्स का रोल तो होता ही है, क्योंकि फाइनली पेरेंट्स ही सबसे अच्छा बेबी को देखते हैं। तो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। क्या रोल है? बहुत सारी चीजें होती है जिसको देख के पेरेंट्स बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्या देख सकते हैं? पहली चीज है, अगर बच्चा अच्छे से रो रहा है वो जनरली हेल्दी बेबी होता है। ओके। और बच्चा रो नहीं रहा है, सुस्त पड़ा है, तो वो एक रेड फ्लैग है। पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये सुस्त पड़ा है, रो नहीं रहा है अच्छे से, एक रिस्की फैक्टर है। सेकंड है, बेबी अच्छे से दूध पी रहा है कि नहीं। ये सेकंड बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन कोई भी पेरेंट कर सकता है, गांव में हो सिटी में हो, देख सकता है कि बच्चा अच्छे से फीड कर रहा है कि नहीं। ओके। अगर फीड ठीक से नहीं कर रहा है और रो नहीं रहा है तो दोनों सिचुएशंस में पेरेंट को अलर्ट होना चाहिए। ओके ग्रेस। मैम ये कंडीशंस जो पेरिनेटल इंजरीज है, ये कितनी क्रिटिकल है, कितने जल्दी इसको मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है? तो जनरली क्रिटिकल तो होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हम तुरंत इंटरवीन करें या तुरंत उसको ट्रीट कर दे तो हमेशा के लिए बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है। बच्चे का ब्रेन प्रोटेक्ट हो जाता है और लाइफ लॉन्ग बच्चा हेल्दी, इंटेलिजेंट, स्मार्ट रहेगा। पर अगर हम शुरुआत में ट्रीट नहीं करें तो हो सकता है कभी कभी छोटा प्रॉब्लम जो प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम बड़ा हो सकता है। तो ऐसे ही इजी टू ट्रीट है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। गांव-गांव में भी बच्चा होता है, तो छोटी सी चीज है, थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे तो हमारा बच्चा हेल्दी रहेगा। तो हमको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सो मैम इन इंजरीज को हाँ हमेशा एनआईसीयू की जरूरत रहती है? नहीं, हमेशा नहीं है। हाँ। अगर माइनर चीजें पेरेंट्स अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर अगर- एग्जांपल कौन सी चीजें अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे बच्चा अगर हाथ पे थोड़े से ब्लू हो रहे हैं हाँ। तो हो सकता है कमरा बहुत ठंडा है, बच्चे को ठंड लगी है, बच्चा गीला पड़ा है, तो मदर इमीडिएटली वाइप करके वार्म कर दे, वार्म रूम में रख दे, टोपी पहना दे, ग्लव्स पहना दे, तो इमीडिएटली ठीक हो जाएगा बच्चा। ओके। अगर सुस्त है तो मदर अगर तुरंत देख ले कि नहीं ये फीड नहीं कर रहा है, इमीडिएटली फीड कर दे, तो बच्चे का शुगर लेवल डाउन नहीं होगा, बच्चा प्रिवेंट हो जाएगा। तो बहुत हद तक पेरेंट्स सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर सकते हैं। फिर एनआईसीयू की जरूरत कब पड़ती है फिर? तो एनआईसीयू तब पड़ता है अगर अपने लेवल पे सॉल्व नहीं हो रहा है Okay. और आपको 1% भी डाउट है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है और हम हैंडल नहीं कर पा रहे, तो बेटर है कि एक बार डॉक्टर को तो दिखा दे, और अगर उनको लगे कि यस एनआईसीयू की जरूरत है तो वो एनआईसीयू में रखेंगे। अगर डॉक्टर कहता है नहीं स्टेबल है तो इज फाइन। तो मैम अभी आईसीयू वैसे भी एज ए लेमैन हमारे लिए डरावनी चीज होती है कि आईसीयू में है, और आप जस्ट इमेजिन कीजिए हमारे एंगल से कि हमारा बच्चा आईसीयू में है, उसको एनआईसीयू बोलते हैं, अंदर जाने नहीं देते। क्या होता है एनआईसीयू में, क्या करते हैं हमारे बच्चे के साथ एनआईसीयू में? तो एनआईसीयू का हाँ। मतलब है एन मतलब नियोनेट, नियोनेटल। नियोनेट मतलब नवजात बेबी नवजात, जो है, okay. नियोनेट। आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर Yes, यूनिट। हाँ। तो कुछ कंडीशंस में हमको एनआईसीयू में रखना ही पड़ता है। वो बहुत ट्रॉमेटिक होता है पेरेंट्स के लिए, स्पेशली मदर के लिए। उसका बेबी उससे अलग है, हमको पता है ये बहुत ट्रॉमेटिक है मदर के लिए, बट ओनली इफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो एनआईसीयू में रखते। अगर नॉट इम्पॉर्टेंट वो हमेशा कोशिश रहेगी कि मदर के साथ ही रहेंगे। तो ओनली इन रियली इम्पोर्टेंट सिचुएशन एनआईसीयू में रहता है। Okay. कब रहता है? जैसे बच्चा बहुत प्री टर्म है, नॉर्मल बेबी मान लो 2.5 kg का पैदा होता है, हाँ। पर 1 किलो का बेबी पैदा हो गया, ओ 7वें महीने में पैदा हो गया, तो उस टाइम पे नेचुरली गॉड क्या चाहता है कि 1 किलो का बेबी मम्मी के पेट में रहे, पर बाई चांस वो जल्दी पैदा हो गया, ही इज नॉट फिट टू फेस द वर्ल्ड।
ओके तो उसको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट चाहिए, एक सेफ प्लेस चाहिए, जो मम्मी के वूम जितना अच्छा तो नहीं हो सकता, पर सेकंड प्लेस पे आएगा कि NICU इज सेकंड टू मदर्स वूम। तो बहुत अंडरवेट बेबी है, बच्चा ठीक से ब्रीद ही नहीं कर रहा है, उसका ऑक्सीजन डाउन है, इसका शुगर लेवल डाउन है, उसका जॉन्डिस बहुत बढ़ गया, तो NICU में रखते हैं। और डॉक्टर्स एम हमेशा रहता है कि फटाफट वापस मम्मी के पास भेज दे। तो बट ओनली फॉर द इम्पोर्टेंट पीरियड ही विल बी इन NICU एंड ही विल कम बैक। ऐसे कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं जिसमें NICU स्टे बढ़ सकता है और बच्चों की रिस्क बढ़ सकती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रीमेच्योर बेबीज, ओके जो बहुत प्रीटर्म है, मान लो 7 मंथ्स पे पैदा हुआ, तो आप सोचो 2 महीने पहले पैदा हो गया, तो उतना टाइम तो चाहिए। दैट इज वाई समटाइम्स बेबीज आर फॉर अ लॉन्ग टाइम इन NICU, समटाइम्स 1 month, 1.5 months. सेकेंड कंडीशन इज बेबीज वेट इज वेरी लो। नॉर्मल बच्चा 2.5 kg का होना चाहिए, पर 1.5 किलो का बेबी पैदा हो गया, 1 किलो 200 ग्राम का हुआ, तो ही इज अगेन नॉट फिट इनफ ओके आउटसाइड, देन ही हैज टू बी इन NICU। ओके सो कांच के पेटी में रखना, हाँ 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 वो NICU है? नहीं, हाँ? NICU है। नहीं मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चा जल्दी पैदा हुआ है तो उसको कांच के पेटी में रखते हैं। करेक्ट। तो मतलब मैं एक्चुअली ना, मुझे अचानक से वो याद आया कि अरे हाँ, जल्दी बच्चा पैदा हुआ, उसको कांच के पेटी में रखते हैं। हाँ, तो वो NICU होता है वो? NICU में टिपिकली कांच के पेटी में रखते हैं, अच्छा उसको बोलते हैं इंक्यूबेटर। ओके तो वो इट इज वी आर ट्राइंग टू मिमिक मदर का वूम। बूम ओके तो एक सेफ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट जहाँ बाहर का इन्फेक्शन नहीं लगे और नॉइज एंड साउंड से प्रोटेक्ट रहे, इसीलिए कांच का पेटी में। कांच में पेटी में रखते हैं। ओके सो मैम आफ्टर अभी ये तो हम प्री टर्म बेबीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ड्यूरिंग बर्थ हाँ एंड आफ्टर बर्थ ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो NICU में लेके जाती है फिर? तो एक कारण होता है बर्थ एस्फिक्सिया। हाँ मतलब नॉर्मली बेबी और मदर के बीच में एक कनेक्शन है, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ओके और जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, कभी कभी वो कॉर्ड कंप्रेस हो जाता है, ओ कभी कभी थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन बेबी को पहुंचता नहीं है। तो उस टाइम पे जब पैदा होता है बच्चा, वो रोता ही नहीं है, नहीं रोता है, उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, वो डल हो जाता है, सुस्त हो जाते हैं, उसको कभी कभी फिट्स आते हैं, तो इसका BP डाउन हो जाता है, हार्ट रेट डाउन हो जाता है। इन दैट केस NICU में रखना होता है। ओ मैम अभी हर चीज का प्रिवेंशन तो होता है, NICU में बच्चे को जाने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्या? केयर हमने करनी चाहिए? सो एक बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में जो हम देखते हैं उसको बोलते हैं नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। ओके वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा बच्चे अंडरवेट पैदा होते हैं। ओके और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे मदर्स बहुत ही अंडरवेट, मैल नरिश्ड है, वो रेगुलरली डॉक्टर के पास जाते नहीं है, उनका चेकअप नहीं होता है, बेबी को न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी में जाता नहीं है, तो बहुत सारे हमारे बच्चे अंडरवेट पैदा होते हैं। जब अंडरवेट पैदा होते हैं तो उनके पास स्टोर्स नहीं है। जब पैदा बच्चा होता है, 3 दिन लगते हैं मदर को सीखने के लिए फीड कराना, कभी कभी 1-2 दिन लगते हैं, कभी 3 दिन लग सकते हैं। उन 3 दिनों के लिए नॉर्मल फैट बेबी के पास स्टोर्स होता है, पर अगर पहले 3 दिन मदर फर्स्ट बॉर्न मदर है, मदर फर्स्ट टाइम बेबी डिलीवर कर रही है, उसको फीडिंग आता नहीं है, उसने का मिल्क आया नहीं, उस टाइम पे अगर उसने ठीक से फीडिंग नहीं किया और बेबी अंडरवेट है, तो बेबी का शुगर डाउन हो जाता है। वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है, उसके वजह से लाइफ लॉन्ग फिट्स होने का रिस्क रहता है। तो वो हम इंडिया में टिपिकली देखते हैं, वो हम 100% प्रिवेंट कर सकते हैं कि बेबी अंडरवेट है, फीडिंग आता नहीं है। अब मदर, फादर, ग्रैंड मदर सबका रोल होता है कि वॉच करे कि ये बेबी को रेगुलर फीडिंग मिल रहा है, उस कैसे पता चले फिर उसको इनफ फीड मिल रहा है, यूरिन ठीक से कर रहा है, एक्टिव है, रो रहा है, वो सब होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर फीडिंग करना चाहिए। ओके मैम ठीक है, हम अवॉइड तो कर पा रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे कंडीशंस के बारे में भी सुना है जो बेसिकली बड़ों में दिखी जाती है, स्ट्रोक। यस, लेकिन पेरिनेटल स्ट्रोक भी एक रीजन है ICU का, NICU का। करेक्ट। तो छोटे बच्चों में स्ट्रोक होता है? हो सकता है, वो मतलब बहुत हो अनयूजुअल है, क्योंकि लोग तो 70 ईयर ओल्ड को देखते हैं उसको लकवा लग गया, हाँ हाँ पर न्यूबॉर्न बेबीज को भी स्ट्रोक हो जाता है। वो क्यों होता है?
जब पेट में बच्चा होता है तो जो कनेक्शन है बेबी और बच्चे के मदर के बीच अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल हाँ कॉर्ड, हाँ, उसमें कभी कभी एक क्लॉट चले जाता है, ओके, तो दैट इज वन कॉरण। कभी कभी बेबी को बॉर्न होने के बाद इन्फेक्शन होता है, उससे भी स्ट्रोक होता है। ओके, और कभी कभी जेनेटिक कॉजेस होता है जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। ओके। सो तो ऐसे बच्चों को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, और उनको भी एनआईसीयू की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ, मोस्टली अगर स्ट्रोक हुआ है बेबी को, उसको फिट्स होते हैं। अच्छा, ओके, तो फिट्स होते हैं, तो अगर हम टाइमली एनआईसीयू में ले गए, उसका एमआरआई हो गया, तो उसमें पता चल जाता है कि स्ट्रोक हुआ है। ओके। लेकिन मैम, अभी हम एक एनआईसीयू के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी भी थोड़ा सा डर है मेरे मन में कि मेरा बच्चा अगर एनआईसीयू में है तो मतलब क्या होगा उसका, या फिर एनआईसीयू से वो बाहर निकल के आया है अभी, अभी उसका क्या होगा? तो ऐसे कोई फॉलो क्लिनिक्स होते हैं एनआईसीयू के कि अभी हम ये बाहर निकला है लेकिन अभी उसकी डेवलपमेंट देखनी है हमको, ये फिर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो एनआईसीयू से बाहर निकला है, मतलब उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्स्ट 1 और 2 years ऑफ लाइफ बेबी का ब्रेन डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है, इसको हमको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग एक गिफ्ट हम बेबी को दे रहे कि आप एक हेल्दी ब्रेन बेबी को दो, तो वो लाइफ लॉन्ग एक स्मार्ट बच्चा बनेगा, आगे जाके लाइफ अच्छे से जिएगा। तो कैसे डिसाइड करें, कैसे मॉनिटर करें, इसको ये क्लिनिक्स में मॉनिटर करते हैं ओके, कि आपका बेबी एट एवरी मंथ ऑफ लाइफ इन द स्पेशली फर्स्ट 1 और 2 years इसकी डेवलपमेंट ठीक चल रही है, कि एज डिपेंडेंट, टाइम पे बैठ रहा है, टाइम पे चल रहा है, टाइम पे बातें कर रहा है। और अगर डॉक्टर को लगे थोड़ा भी डिविएट हो रहा है, इमीडिएटली उसको थोड़ा फिजियोथेरेपी कराए, थोड़ा सा स्टिमुलेशन करे, इसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कुछ मदद करे, तो ये बहुत यूजफुल चीज़ है। ओके। मैम, लेकिन जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एनआईसीयू के बारे में, लेकिन वो डर जो है अभी भी है, हम लास्ट स्टेज की तरफ है। आप ना, मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप मेरा डर भगाइए ना, कि किसी कैसे भी करके, कहने से क्यों नहीं डरना है मुझे। तो हमेशा याद रखना है कि डर के आगे जीत है। हाँ 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 हाँ, तो डरना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम्स हमेशा हमारे लाइफ में आते रहेंगे, हर प्रॉब्लम एक चैलेंज है, पर बिना डरे, बिना घबराए डटे रहना चाहिए। बिकॉज एनआईसीयू में टाइम बहुत लगता है, तो सब घबरा जाते हैं, पर इन अ लार्ज परसेंटेज आजकल के एनआईसीयू इतने अच्छे हैं और साइंस इतना एडवांस्ड है, जनरली बच्चे बहुत अच्छे रिकवर करते हैं और आगे उनका ऑलमोस्ट परफेक्ट लाइफ रहता है। सो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। वंस इन अ वाइल मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, बट जनरली बच्चे अच्छा करते हैं और जनरली एज अ रूल वो बहुत रिकवर करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। ग्रेट ग्रेट। सो मैम, आज हमने डिस्कस किया पेरिनेटल इंजरीज और एनआईसीयू और उसका रोल। थोड़ा हम एनआईसीयू के जनरल इन्फॉर्मेशन भी हमने आपसे ली है, लेकिन एक लास्ट टेक होम मैसेज अगर ऑडियंस को बताना है, ऑडियंस का हौसला बढ़ाना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बेबी का ब्रेन बहुत फ्रेजाइल है, बहुत ही डेलिकेट है, तो उसको हमको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है। और बर्थ के टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि वो एक क्रिटिकल टाइम है। थोड़ा सा हमारे तरफ से प्रिकॉशन लेना चाहिए कि डिलीवरी एक हॉस्पिटल में होना चाहिए। इंडिया में बहुत सारे बच्चे होम डिलीवरी होते हैं, पर एक जनरल है कि एक हॉस्पिटल में होना चाहिए। सेकेंड, प्रिवेंशन स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी, तो होल प्रेगनेंसी जनरल रेगुलर चेकअप करना चाहिए। अगर वो करोगे, हॉस्पिटल डिलीवरी करोगे, केयरफुली डिलीवरी करोगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट 3 days वॉच करो बेबी कि रो रहा है, फीडिंग कर रहा है और पेशाब कर रहा है। अगर ये 3-4 चीज कर रहे हैं, तो हम अपने बेबी को 100% प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या बात। तो ऑल बेबीज विल बी गुड इफ यू जस्ट टेक फ्यू प्रिकॉशंस। यस, थैंक यू वेरी मच मैम। मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स का भी एनआईसीयू के प्रति थोड़ा डर ये पॉडकास्ट देख के बिल्कुल कम होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर इन पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी।